की स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल। मुश्किलों के 9 महीने बीतने के बाद राहत की आस। वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा चिंता न करें। सीएम गहलोत की मांग पर केंद्र ने ब्रिटेन से रोकी फ्लाइट्स। मंत्री रघु शर्मा ने कहा ब्रिटेन में नया स्ट्रेन आया, चिंता न करें, सरकार मुस्तैद। भारत सरकार ने फ्लाइट्स बंद की है। अभी नया स्ट्रेन कोई आया है जो बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली खबरें आ रही है। उसके लिए हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान सुरक्षित भी है और राजस्थान सफल भी है। वैक्सीन को लेकर सियासत भी पकड़ने लगी जोर। फ्री वैक्सीन बनाम पेड वैक्सीन का उठा मुद्दा। आ गया कोरोना का काल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। हम कोरोना पर फतह के बहुत करीब हैं। दुनिया के कुछ देशों में वैक्सीन का वितरण शुरू हो चुका है। भारत में भी कोरोना का टीकाकरण बहुत जल्द शुरू होगा। यानी करीब करीब पूरा 2020 जिस आतंक, डर और अनिश्चितता में हमने निकाला, अब उसके सिमटने का वक्त आ गया है। अब जैसे कोरोना को लेकर शुरुआती दौर में कई अफवाहों से लड़ाई लड़नी पड़ी, उसी तरह वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई देना शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी अफवाहें हैं जिनसे आपका बचना जरूरी है, बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जिन्हें आपका जानना जरूरी है। न्यूज़ 18 पहले दिन से ही आपको इस महामारी से जुड़ी अधिकृत जानकारी देता रहा है और आज भी हम वैक्सीन को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। इस पर शुरू हो चुकी सियासत पर भी बात करेंगे। इन सवालों पर बहस होगी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या सच, क्या अफवाह। कोरोना का नया स्ट्रेन किस तरह की चिंता लाया है और वैक्सीन को लेकर सियासी वार पलटवार के उस पार क्या है, ये सच भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस से, आशीष चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बहस में। डॉक्टर बलराम शर्मा हमारे साथ हैं, आप सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। और एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, ब्लॉगर। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले डॉक्टर बलराम आपके पास आ रहा हूं। 2020 का साल ऐसा साल है जिसको जनश्रुतियों में, सोशल मीडिया में, इधर उधर की बातचीत में ये कहा जाता है, तंज में, मजाक में, हल्के तरीके से, कि ऐसा साल, इसको तो हिस्ट्री से डिलीट कर दिया जाना चाहिए। इतनी सारी तकलीफें देकर गया है ये साल। होली, दिवाली, सावन, रमज़ान सब जिस तरह से सूने निकले हैं, अब 31 पे भी तमाम तरह की पाबंदियाँ रहेंगी। कितनी जल्दी हम उस खुशखबरी के करीब हैं जहाँ जाकर हम थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, अब वो परेशानियां अतीत का हिस्सा हो गई हैं। डॉक्टर बलराम जी, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सावधानियों के चलते और हमारी सरकार की कड़ाई के चलते लोगों में जो जन चेतना आई है और आप जैसे पत्रकारों ने जो जनमानस को चेतना उनकी जगाई है और उनके ज्ञान में वृद्धि की है, उससे हम लोग देख रहे हैं कि हम सभी लोगों के जो सम्मिलित प्रयास हैं, उससे हम लोगों का जो नंबर्स है कोरोना पेशेंट का, वो सिग्निफिकेंटली अभी कम हो रहा है। हमारे राजस्थान में भी हम लोग देखें, हमारे देश में भी देखें, दिल्ली जैसे हम लोग न्यूज़ सुना करते थे, हमारे RUHS की हम लोग न्यूज़ देखा करते थे, तो भी नंबर्स डेफिनेटली कम हुआ है। लेकिन ये टाइम लापरवाही का फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों को विदेशों से सीखना है। हमने देखा है कि कई देशों में ना केवल पहली लहर, फिर दूसरी लहर, फिर अब जैसे ब्रिटेन का भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि तीसरी लहर भी वहाँ पे आना शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पे ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि हाँ, हम लोग शायद कोरोना की लड़ाई के मतलब जीतने के कगार पे हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। हम लोगों को सावचेत अभी भी रहना है, हम लोगों को अपनी सावधानियां बरतनी है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ों का ध्यान हमको अभी भी रखना है। बिल्कुल ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा आपसे और आगे समझूंगा, लेकिन उससे पहले वैक्सीन को लेकर अभी जो कुछ चल रहा है डॉक्टर साहब, उसमें मैं आपसे समझना चाहूँगा
दुनिया के कई देशों में तीसरा ट्रायल इसका हो चुका है, हमारे यहाँ भी थर्ड फेज़ का ट्रायल अभी चल रहा है। तो पहली बात तो यह है कि इस ट्रायल के सक्सेसफुल रहने के चांसेज अब कितने हैं, और अगर ये तीसरा चरण सफलतापूर्वक पार हो जाता है तो आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचेगी, इसमें कितना वक्त लग सकता है? जी, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि विदेश में अभी 2 वैक्सीन, जिसमें एक फाइजर की वैक्सीन है और एक मॉडर्ना की वैक्सीन है जी। उन दोनों को अमेरिका में यूएस एफडीए एक संस्था है जो किसी भी दवाइयों को, उनकी मानकता को जांचने के बाद में उनके जो डेटा अवेलेबल है रिसर्च का या जो ट्रायल्स का, उसको देखने के बाद में अप्रूवल देता है। तो यूएस एफडीए ने इन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है कि अभी कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें इन्होंने अपनी जो इनिशियल ट्रायल्स देखे हैं, उसमें ट्रायल फेज 3 ट्रायल भी हैं जिसमें क्लिनिकल ट्रायल किया गया बहुत सारे हजारों पेशेंट्स पे या हजारों वॉलेंटियर्स पे, और देखा गया कि उनमें उन्होंने सिग्निफिकेंटली रिजल्ट मिले उनको, जिसमें बचाव मिला। और दोनों ही वैक्सीन करीबन 95% तक सक्सेसफुल रही हैं। हमारे देश में भी 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें एक हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की है, सीरम इंडिया की, दूसरी भारत बायोटेक की है हैदराबाद की, और एक जाइडस अहमदाबाद। इन तीनों का भी चल रहा है। इनका भी जो सक्सेस रेट है वो करीबन 70 से 90% तक की सक्सेस रेट के बारे में अभी तक के जो प्रिलिमिनरी डेटा अवेलेबल है वो हैं। तो अभी हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी की वैक्सीन भी सफल रही हैं, जैसे मॉडर्ना की बात करें हम लोग, या फाइजर की वैक्सीन की बात करें, या स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है उसकी बात करें, तो इन सभी की सक्सेस रेट देखी गई अभी तक की जो ट्रायल्स हैं। और अभी हम लोगों ने न्यूज में देखा है कि अमेरिका में और ब्रिटेन में इमरजेंसी अप्रूवल के तौर पे इनका वैक्सीनेशन शुरू भी हो गया है वैक्सीन का, और बहुत माइनर से छोटे मोटे से साइड इफेक्ट ही अभी तक आए हैं, जो कि किसी भी वैक्सीन के साथ हम लोग देखते हैं। हम बच्चों में वैक्सीनेशन कराते रहते हैं, हमारे देश में बच्चों का वैक्सीनेशन ज्यादा कॉमन है एडल्ट के बजाय, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सामान्य जो बुखार आ गया हल्का फुल्का, या जहाँ इंजेक्शन साइट है वहां दर्द हो गया, इस तरीके के माइनर साइड इफेक्ट देखे गए हैं। अदरवाइज वो वैक्सीन अभी तक की जो अवेलेबल एक्सपीरियंस है उसमें वो सेफ पाए गए हैं। हमारे देश की वैक्सीन पे अभी जारी है, कई हजार पेशेंट्स में वॉलेंटियर्स में जारी है, और उसके रिजल्ट्स अभी देखते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये वैक्सीन के नज़दीक आने की खुशियां लोग मनाना शुरू करते, उससे पहले नए स्ट्रेन की बात आ गई कि साहब लंदन में, ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन और आ गया है कोरोना का। तो हम तो ये सुनते आ रहे थे इतने दिन से, आम आदमी ये सुनता आ रहा था कि इसके साथ 50 तरह के स्ट्रेन है जी, और हिंदुस्तान में ही बहुत सारे स्ट्रेन हैं। गुजरात का अलग स्ट्रेन है, वहाँ लोग ज़्यादा मर रहे हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादा कैजुअलिटीज इसलिए हो रही हैं कि वहाँ अलग स्ट्रेन है, हमारे यहाँ थोड़ा सा दूसरी तरह का स्ट्रेन है, इसलिए यहाँ कैजुअलिटी कम है। इन बातों में क्या सच्चाई है? क्या अभी तक कोई दूसरा स्ट्रेन हिंदुस्तान में डिटेक्ट नहीं हुआ था, या दुनिया में कहीं डिटेक्ट नहीं हुआ था, लंदन के अलावा, ब्रिटेन के अलावा? नहीं, इसमें सत्यता नहीं है। म्यूटेशन, इसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन होना। तो कोई भी जो आरएनए वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली एक आरएनए वायरस है। और आरएनए वायरस का मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेडिकल की बात करूं तो उसमें क्या है कि कुछ उसके जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी वो इन्फेक्शन करता है कोई भी वायरस, तो माइनर उसमें जो चेंजेज होते हैं, उसका जो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, उसमें माइनर चेंजेस होते ही हैं। तो ये माइनर म्यूटेशन होते हैं। तो ये होते रहेंगे तो जो ही ये म्यूटेट करेगा, म्यूटेट करने के बाद क्या वो जो वैक्सीन अभी तैयार की गई है वो उस पर कारगर होगी? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो म्यूटेशन से बहुत बार ये जितनी भी पुरानी महामारियों की बात अगर हम लोग करें जो आरएनए वायरस की वजह से हुई थी, उनमें बीमारियां गई भी हैं। जो पूरा का पूरा एपिडेमिक खत्म हो गया उसके लिए भी म्यूटेशन जिम्मेदार हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि केवल उसको मजबूत करेगा, कभी कभी उसको कमजोर भी कर सकता है वायरस को। अच्छा। तो अभी तक का जो लिटरेचर अवेलेबल है या जो हम लोग न्यूज सुन रहे हैं ब्रिटेन के बारे में, तो वहां पे एक नया स्ट्रेन पता जरूर लगा है जो थोड़ा इन्फेक्शियस ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन अभी तक की लिटरेचर के हिसाब से ये क्लियर है कि शायद वैक्सीन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो अभी एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं उन वैक्सीन से प्रोटेक्शन रहेगा। क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसमें एक स्पाइक प्रोटीन करके होता है, जिसके बहुत सारा एक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उसको डिसाइड करके वैक्सीन डिसाइड करी गई और उसको देख के वैक्सीन बनाई गई है जी। तो वो पूरे उस काम करेगी। अगर किसी एक पार्ट को म्यूटेशन हो भी जाता है, चेंज आ भी जाता है, तो इस बात की संभावनाएं काफी ज्यादा है कि जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं वो प्रोटेक्टिव फिर भी रहेंगी। ठीक है, हालांकि समय आने वाला हमको और डिटेल बताएगा, और बेहतर बताएगा। सही बात है, मैं अपने राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए मेरा एक सवाल और है आपसे, फिर मैं आपके पास बाद में वापस आऊँगा। ये कहा जा रहा है, मतलब इस तरह की अफवाहें हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारी अफवाहें, और कोरोना जब से आया है तब से अपने साथ बहुत सारी अफवाहें लेकर आए हैं, जिनको लोगों के बीच में क्लैरिटी लाने में सरकारों के पसीने आ गए, मीडिया के पसीने आ गए, आप लोगों के पसीने आ गए।
उसी तरह की एक बात यह है कि साहब वैक्सीन अभी तो कोई नुकसान करे ना करे, साइड इफ़ेक्ट उसका हो नहीं हो, लेकिन क्या पता साल भर बाद कोई दिक्कत हो जाए, 2 साल बाद कोई दिक्कत हो जाए, 5 साल बाद है, तो साइड इफ़ेक्ट तो कभी भी आ सकते हैं किसी चीज़ के। इसी तरह से ये अभी से चिंता फैलाई जा रही है कि ये बनने के तो केवल दावे किए जा रहे हैं साहब, कोल्ड चेन नहीं होगी तो कहाँ पहुँचेगी। अब ये अलग बात है कि हिंदुस्तान की जो वैक्सीन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो 40 डिग्री तक, -70 डिग्री नहीं, 40 डिग्री तक के तापमान में भी एक जगह से दूसरी जगह तक लाई ले जाई जा सकती है। और इस सब के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है सर कि हिंदुस्तानी वैक्सीन्स को लेकर के जो कुछ दावे पढ़ने को मिल रहे हैं आजकल, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके कमज़ोर होने की, नाकाम होने की, साइड इफ़ेक्ट वाली होने की बातें इसलिए फैलाई जा रही हैं चूँकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो विपरीत हालात में, जैसे मैंने टेम्परेचर का हवाला दिया अभी, उसमें भी वो ठीक रहती है, उसके अलावा वो सस्ती पड़ रही हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उन कंपनियों के द्वारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो तैयार की जा रही हैं, ताकि सस्ती वैक्सीन ना बन सके, सस्ती वैक्सीन लोगों तक ना पहुंच सके और बाजार का फ़ायदा उनको मिले। इन बातों में कितनी सच्चाई है? जी, अभी जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो भी अभी हमारी इंफॉर्मेशन है वैक्सीन्स के बारे में, ये बहुत प्रीमेच्योर है और अभी तक का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी उनके क्लिनिकल ट्रायल के डेटा अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग इंडियन वैक्सीन या अमेरिकन वैक्सीन, वो मोर और लेस सेफ हैं, दोनों ही वैक्सीन सेफ हैं। तो हमको इस तरीके की भ्रांतियों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि इसका कोई लॉन्ग टर्म जाके बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा। हाँ, किसी किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाते हैं जो किसी मेडिसिन से भी हो सकते हैं, किसी अन्य दवाई से भी हो सकते हैं और किसी अन्य वैक्सीन से भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो केवल कोविड वैक्सीन के साथ रिलेटेड है, लेकिन कोई भी वैक्सीन जब नहीं आती है या कोई भी मेडिसिन जब नहीं आती है तो उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्वे कंटिन्यूस चलता रहता है, मतलब मार्केट में आने के बाद में उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। हमारी वैक्सीन की सक्सेस रेट के बारे में हम लोगों को भ्रांति नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि सारी जो स्टैंडर्ड एसओपीज हैं उनको ये लोग यूज कर रहे हैं और बहुत बड़े नंबर्स पे वॉलंटियर्स पे इसको ट्राई किया जा रहा है। जैसे एक वैक्सीन में करीबन 13,000 वॉलंटियर्स हैं, जबकि दूसरी वैक्सीन में करीबन 25 से 28 हजार के आसपास वॉलंटियर्स हैं। तो हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी जो इंडियन कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। जो सीरम इंडिया है, पुणे में इंस्टीट्यूट है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो हम लोग वैक्सीन के मामले में कमजोर नहीं है। हमारा देश सबसे मजबूत देशों में से एक है वैक्सीन बनाने वालों में, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी वैक्सीन भी बहुत सफल होंगी और हमारे देश के लिए भी उपयोगी होंगी। बिल्कुल ठीक है, तो वापस आऊंगा जी, जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है उसी पर रिलाय करें। ठीक है, मैं वापस आऊंगा थोड़ी देर में आपके पास। मित्तल साहब, इस तरह की जो अफवाहें हैं उनके तो जवाब भी हैं और उनके चूँकि स्वाभाविक बात है, मन में आशंका उपजती है, तर्क से शांत भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरह की आशंकाएं भी हैं जिनका जिक्र आपने आज अपने ब्लॉग में भी किया। उनके चलते तो लगता है कि एक बार फिर से मुश्किल हालात आएंगे, समझाइश की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। मित्तल साहब। हाँ जेपी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मुस्लिम देश है उस बात को लेकर अभी से उनमें शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं कि क्या ये मुसलमानों के लिए जरूरी है लगाना, और मतलब इसको लेके कई चीजों की भ्रांतियां हैं। मेरा ये मानना है कि उनका निराकरण होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, उसने जो करार किया वो चीन से किया है। अब इंडोनेशिया के जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि चीन इस बात को बताए कि इसमें किन किन तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, इसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, इनमें क्या पदार्थ मिलाए गए। लेकिन शायद चीन की तरफ से अभी भी इसको क्लैरिटी नहीं की गई है, इसलिए ये बात आ रही है। और हिंदुस्तान में भी चूंकि बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं तो वो उन्होंने भी इस बात को रखा है कि ये बात सामने आनी चाहिए कि जो वैक्सीन होगी उसमें क्या तत्व होंगे। ये तो बात रही जो आज विवाद की, आज जो भर के दुनिया भर में जो विवाद उभर के आ रहा है। लेकिन दूसरी बात जेपी जी ये है कि अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर गंभीरता जताई है कि आखिर ये जो वैक्सीन आएगी ये कितने लोगों के लिए उपयोगी होगी, कितनी बार इसको लगानी पड़ेगी, क्या एक बार लगानी पड़ेगी, क्या 2 बार लगानी पड़ेगी, कितने दिन तक इसका प्रभाव रहेगा, या जो व्यक्ति एक बार क्या नाम से पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो गया उसके लिए कितनी ये उपयोगी रहेगी। और हमने ये भी पिछले दिनों देखा है कि जो हरियाणा के जो गृह मंत्री थे उनको जब ट्रायल वैक्सीन लगाई कि उसके बाद में फिर वो पॉजिटिव हो गए और आज की तारीख में वो अनिल विज साहब जो है वो वेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि अभी सब चीजें जल्दबाजी में है, अभी सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या नाम से किस तरीके से वैक्सीन आएगी और किस तरीके से उसका उपयोग होगा। बिल्कुल ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। और ये जैसा डॉक्टर बलराम ने भी बताया कि 70% 80% तक वैक्सीन कारगर है, तो बहुत संभव है कि ये जो 80% के बाद का हिस्सा बचता है उसमें से कुछ केसेज हों जिसमें से कुछ नामचीन चेहरे हैं,
जिनका वैक्सीन लगवाना खबर था तो वैक्सीन लगने के बाद भी उनका बीमार पड़ जाना भी खबर है। लेकिन अगर हमारे अनुसंधान ये कहते हैं कि ये 70% तक 80% तक सफल है, तो फिर निश्चित तौर पर इसके साथ आम आदमी को जाना चाहिए। और दूसरी जो बात है उसके ऊपर मैं फिर एक बार आपसे सवाल करूंगा, मित्तल साहब आपके पास वापस आऊँगा। लेकिन आशीष जी, एक सवाल ये उठता है कि जब से वैक्सीन शब्द का ये लगने लगा ना कि अब ये ज़मीन पर उतरने वाला है, तभी से वैक्सीन को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई। और उस राजनीति में ये कि आपने वादा किया फ्री का, और अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सबको फ्री बांटो, जब वैक्सीन बन रही है तो आम आदमी तक फ्री पहुंचाओ। तो अगर फ्री मांग रही हैं आम आदमी के लिए वैक्सीन, तो क्या गलत कर रही हैं विपक्षी पार्टियां? आशीष जी। देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि सभी पार्टी ने जो आप कह रहे हैं कि डिमांड की है कि इस वैक्सीन को फ्री दिया जाए, तो उसकी क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रहेगी, उसका क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है ये सरकार निश्चित रूप से तय करेगी और किस कैटेगरी को फ्री देना है। क्योंकि देश में कई, आप देखें 80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो वाकई में गरीब हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बात का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री जी बहुत इसको लेकर गंभीर हैं। उन्होंने, आपको पता हो तो 24 नवंबर को काफ़ी चीफ मिनिस्टर से चर्चा भी की है, उनसे सुझाव भी मांगे हैं जी। और जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनको वहाँ पे उन्होंने विजिट भी किया है। और इंडिया ने 1.6 बिलियन जो वैक्सीन है जी, तो ये पूरे विश्व में लार्जेस्ट नंबर है जो उसको प्रोक्योर किया है इंडिया ने 3 कंपनियों से बात करके। और आज ही मैं आने के पहले पढ़ रहा था तो 3 कंपनियों ने अभी इमरजेंसी ट्रायल के अप्रूवल के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे 5-7 कंट्री में तो इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है, यूके में, यूएसए में, मैक्सिको में, बहरीन में। तो मुझे लगता है शीघ्र ही इंडिया में भी इसका इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। और सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि देखिए डिसाइड तो साइंटिस्ट को करना है, जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनको डिसाइड करना है क्या? ये डिसाइड कि भाई ये वैक्सीन की जो कब लगेगी, इसकी उसकी तो चिंता ही नहीं है ना आशीष जी। यहाँ तो सवाल ये आ गया, ये जो वैक्सीन, फ्री वैक्सीन के जो सवाल हैं, इसकी गंगोत्री तो बिहार है। वहाँ के मैनिफेस्टो में आपने कहा कि यहाँ वैक्सीन फ्री देंगे, तो बिहार के सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे तो है नहीं, तो वहाँ से स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर ये सवाल उठने थे कि अगर आप बिहार में दे सकते हैं चुनाव के चलते, तो पूरे देश में आपको बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि जैसे भारत में अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लोग हैं, काफ़ी लोग इसमें गरीब भी हैं। अब आप देखें सरकार 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी दे रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो बड़ा तबका उसके लिए तो फाइनेंशियली फिजिबल भी नहीं है, और सरकार निश्चित रूप से उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाएगी। हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर अभी चल जी, आप स्वर्णिम जी, ये बात, इस बात का जवाब आप देना पसंद करेंगे? जवाब थोड़ा इंतजार तो करिए, अभी देखिए क्या पता फ्री दे दें। देखिए, फ्री अगर देने की बात होती तो प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से घोषणा करते। आप बिहार को और बाकी भारत को अलग नहीं कर सकते। भारत एक संपूर्ण देश है, सारी जनसंख्या भारतीय है, और भारतीयों को आप बिहारी और राजस्थानी और गुजराती इनमें नहीं बांट सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बिहार में घोषणा की, संपन्न आदमी है वो पैसा देकर ले, जो गरीब आदमी है उस तक फ्री पहुंचाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है जेपी जी, इस वक्त यक्ष प्रश्न जो ये है वो ये है कि क्या अप्रूवल मिलेगी और कब मिलेगी वैक्सीन को, किस कंपनी की वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगी। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस वक्त बिहार में घोषणा की थी, उस वक्त तो कोई वैक्सीन अभी फेज 3 का ट्रायल भी पूर्ण नहीं कर चुकी थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री गण से जो चर्चा की और उसमें कहा कुछ ही हफ्तों में आ जाएगी वैक्सीन। उस वक्त भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो हमारी अप्रूवल अथॉरिटी है, इसके समक्ष अप्रूवल के लिए किसी भी कंपनी ने, जो अपने भारतीय कंपनी है, उसने अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं किया था, पहली चीज। दूसरी चीज, दिसंबर 7 को यूके की फाइजर कंपनी ने अप्रूवल के लिए, क्योंकि ये यूके ने, ब्रिटेन ने अप्रूवल दे दी 7 दिसंबर को, और वहां पे मास वैक्सीनेशन चालू हो गया। अमेरिका ने दे दी। इन कंपनीज ने 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को ही हिंदुस्तान में अप्लाई कर दिया था। तो जब अप्लाई कर दिया था तो उसमें आज तक आप क्या उस पर निर्णय लेना चाह रहे हैं, क्या विचार चल रहा है, इससे देश को अवगत कराना चाहिए क्यों उसको अप्रूवल नहीं दी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह बताना चाहिए केंद्र सरकार को कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि पहले एक आपको ध्यान हो, एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया था, हमने कहा है 15 अगस्त तक वैक्सीन उपलब्ध करवाएं, ये भी बात आई थी। उसके बाद हर्षवर्धन जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि सर शीघ्र वैक्सीन आने वाली है। ऐसा तो याद नहीं मुझे स्वर्णिम जी। देखिए ये आया था कि हमने वैज्ञानिकों को कहा है 15 अगस्त तक के लिए, ये प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि आपने जब वैक्सीन, अगर आपके यहाँ पे
एक ट्रायल होकर के जगह जगह से अप्रूव होकर के उसका डेटा इस तरह का है जो ये बताता है कि वो 95 से 96% तक सेफ है, तो क्यों नहीं जब तक हमारे देश में जो इंडिजिनस मेडिसिन है, वैक्सीन है, तैयार होती है, अब उसकी अप्रूवल दी जाए और अप्रूवल देने के साथ ही सरकार को एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करना चाहिए, जिस तरह से पोलियो उन्मूलन का किया था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था पूरे देश के लिए, सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं, सारे देश के लिए, क्योंकि ये मांग सभी की है कि पूरे सभी देशवासियों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए और जो वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है उसके लिए यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम निश्चित रूप से तुरंत घोषित करना चाहिए कि कब से उसको लगाना प्रारंभ करेगी सरकार। बोलिए आशीष जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। शर्मा जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें हर चीज़ का राजनीति करें ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री से संवाद किया था तब भी उन्होंने कहा था कि ये हेल्थ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ये डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी देश के लिए अच्छी रहेगी, कौन सी वैक्सीन लगेगी, कब लगेगी। उन्होंने ये बोला था कब लगेगी, कैसे लगेगी। सरकारों का काम क्या है कि एक तंत्र को विकसित करना जिससे कि एक कोल्ड चेन को डेवलप करना कि वो जगह जगह तक पहुंच पाए, लोगों को उपलब्ध हो जाए। और जहां तक आप मास वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, आप देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने कुल टीके जितने लगाए उससे ज़्यादा अब इंडिया में लगने हैं। कुल टीके जो वर्ल्ड में लगे उससे ज़्यादा तो ये कोरोना वाली वैक्सीन अभी यहाँ पे लगनी है। तो ये इतना आसान नहीं है, देखिए आप कि हम इतना इजीली सबको फ्री प्रोवाइड करा देंगे। और जैसा आपने खुद ने भी कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो अगर ले सकते हैं, और बाकी निश्चित रूप से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार निश्चित रूप से व्यवस्था करेगी। और हमको वेट करना चाहिए इसके लिए। और जहाँ तक अप्रूवल की बात है तो अप्रूवल कोई राजनीतिक आधार पर तय नहीं होगा कि साहब आप इसको अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, जो हेल्थ एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे वही होगा। ठीक है। मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, फ्री वैक्सीन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वर्णिम जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आशीष जी ने कहा कि अब ये तय करेंगे मानक कि हम किसको देनी है वैक्सीन फ्री में और क्या उसके किस कीमत पे औरों को दी जाएगी ये। और फिर इन्होंने कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण तो आपने बिहार में आपने शुरू किया वैक्सीन को लेकर के कि बिहार में जब चुनाव थे आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, हम यहाँ पे सबको फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। तो बाकी जो देशवासी हैं क्या उनसे आपको सरोकार नहीं है? क्या वो उनको आप अपना नागरिक नहीं मानते हैं? ठीक है। एसपी मित्तल साहब, मैंने कहीं पढ़ा कि कोरोना क्या कोई भी वैक्सीन एक बार अगर रजिस्ट्रेशन उसका हो गया तो वो मानवाधिकार का विषय बन जाती है। आप ये तय नहीं कर सकती कि इसको दी जाएगी और इसको नहीं दी जाएगी। वो मानव मात्र के लिए बराबर है और उसको फ्री दिया जाना अवश्यंभावी लगता है आज की तारीख में। क्या संभव होगा कि कोरोना की वैक्सीन का चार्ज किया जा सके? एसपी मित्तल साहब, व्यावहारिक रूप से क्या लगता है? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय खत्म हो गया। जेपी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वैक्सीन है इसकी तुलना हम जो पोलियो का टीका उससे नहीं कर सकते, क्योंकि पोलियो का जो टीका है वो निःशुल्क इसलिए लगाया गया कि वो 5 साल के बच्चों तक के सीमित था। लेकिन इसके लिए तो अधिकतर लोग तैयार बैठे हैं कि जैसी वैक्सीन आए हम उसको लगवा लें। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सरकार को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से किन किन तबकों को। अभी सरकार ने थोड़े दिन पहले ये कहा है कि क्या नाम से बच्चों को लगाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब एक बड़ी संख्या के अंदर बच्चे तो इससे बाहर हो गए। अब किन लोगों को लग सकता है? वरिष्ठ नागरिक को लग सकता है, फ्रंट कोरियर वालों को लग सकता है, किन किन लोगों को लग सकता है, ये सरकार आने वाले समय में तय करेगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत विस्तृत और गहरी रणनीति इसकी बनानी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल है बलराम जी आपसे, डॉक्टर बलराम, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय खत्म हो गया है। आपने शुरू में कहा ना कि हम लोगों के प्रयासों से, हम लोगों की एहतियात से जो रोज़ाना के जो फिगर्स आते थे, आंकड़े आते थे कोरोना पेशेंट्स के, वो बहुत गिर गए हैं और बहुत संभली हुई स्थिति में हम अपने आप को आज पाते हैं। इसकी वजह ये सारी चीज़ें तो निश्चित रूप से रही हैं, हमारी सावधानी, सरकार के प्रयास, चिकित्सा जगत के प्रयास। लेकिन क्या हम हर्ड इम्यूनिटी जिसको आप कहते हैं उसके नज़दीक पहुँच गए हैं? क्योंकि आंकड़े सरकार के पास पहुँचे नहीं पहुँचे, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे परिवारों में, रिश्तेदारियों में, अड़ोस में, पड़ोस में जिस आदमी से बात करो, करीब करीब वो हर आदमी कहता है कि हाँ साहब, खांसी जुकाम बुखार हुए थे, स्वाद चला गया था, स्मेल चली गई थी, गंध चली गई थी और फिर 10-15 दिन बाद ठीक हो गए। यानी करीब हर आदमी उस रास्ते से गुजर चुका है। तो क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हैं? इसके बारे में सर व्यवहारिक तौर पे भले हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक बात करें तो अगर 60% से ज्यादा पेशेंट जी अगर इन्फेक्टेड होती है तो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। अच्छा। और मुझे लगता है शायद 60% पॉपुलेशन के इस नंबर के आसपास तो अभी भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है, जैसे कि आप जो स्पेकुलेट कर रहे हैं, अगर वो सच है तो ऐसा संभव भी हो सकता है। लेकिन दूसरे देशों का उदाहरण बताता है कि भाई वहां पर
एक बार इन्फेक्शन खूब होने के बाद में कम हो गया था, लेकिन वापस से भी बढ़ा वापस से बढ़ा है। मतलब हर्ड इम्यूनिटी इन्फेक्शन के बावजूद भी वापस, ऐसा कहना जरूरी नहीं है, हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते इस बात को। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी बहस का विषय हो सकती है। वैक्सीन कब आएगी, कैसे दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी, पैसे लेकर दी जाएगी, ये भी विवाद का विषय हो सकता है। उसमें क्या मिला हुआ है, हलाल है, हराम है, ये सब भी विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन एक निर्विवाद सत्य है कि 7 महीने 8 महीने हमने सावधानी के भरोसे निकाले हैं, और अगर वो सावधानी हमारे साथ है तो ना हमको वैक्सीन की चिंता करनी है, ना किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।